इस माली साल का जो इकोनॉमिक ग्रोथ का हुकूमत ने हदफ रखा था वो 3.6% था। अब हमारे पास 6 माह के यानी कि आधा जो माली साल है वो गुजर गया है, उसके नंबर्स आ गए हैं। तो लगता नहीं है कि हुकूमत ये अपना जो हदफ है वो अचीव कर पाएगी, क्योंकि जो सेकंड क्वार्टर है इकॉनमी का उसमें क्या प्रोग्रेस रही है उसी से आगाज़ करेंगे। और शहबाज, जो नंबर सामने आए हैं वो बिलो एक्सपेक्टेशंस हैं, या जो टारगेट रखा गया था सेकंड क्वार्टर में 1.7% हमारे जो इकोनॉमिक ग्रोथ रही है। तो क्या इसकी बुनियादी वजह है? बिकॉज ओवरऑल तो गवर्नमेंट यही तासुर दे रही थी, इंटरेस्ट रेट भी कम हो रहे थे, इन्फ्लेशन भी कंपैरेटिवली या पिछले साल के मुकाबले में बात करें या पिछले महीनों के मुकाबले में वो कम आपको नजर आ रही थी। लेकिन ओवरऑल अगर आप नंबर देखें तो इकोनॉमी जो है वो सुस्त रवि का ही शिकार है। कामरान, ये जो IMF का प्रोग्राम है उसके तहत जो पॉलिसीज पाकिस्तान इंप्लीमेंट कर रहा है ये उसका डायरेक्ट रिजल्ट है। ये सबसे बड़ा फैक्टर तो इसके अंदर यही है। दूसरा, उसके अलावा हुकूमत के पास इतनी स्पेस नहीं है कि वो ग्रोथ को किसी तरीके से वो इम्पोर्ट्स को अलाउ करके ग्रोथ करवा सके या कोई और किसी किस्म का स्टिमुलस दे सके। फिस्कल स्टिमुलस पैकेज नहीं दिया जा सकता। और तीसरी चीज़ ये कि जो इवन के 1.7% ग्रोथ हुई भी है, उसके अगर आप फैक्टर्स देखें तो ये जॉबलेस ग्रोथ है। इसमें लाइव स्टॉक के अंदर ग्रोथ है, फिर जो खिदमात का शोबा है उसमें जो ग्रोथ है उसकी वजह से ये एवरेज 1.7% की ग्रोथ है ये पहली क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर ऑफ द फिस्कल ईयर में। और इंटरेस्टिंगली जो सर्विसेज का जो सेक्टर है इसके अंदर जो इसके सब सेक्टर्स के अंदर जो ग्रोथ है ये उसकी बड़ी वजह ये है कि महंगाई में जो कमी हुई है उसकी वजह से जो प्राइसेस कम हुई हैं उसका फ़ायदा इकोनॉमिक ग्रोथ में हुआ है इन सब सेक्टर्स के अंदर। ये जो नेशनल अकाउंट्स कमेटी जिसने इस ग्रोथ नंबर की मंजूरी दी उन्होंने ये इसकी जो रीजंस के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है। अगर सेक्टोरल आप चीज़ देखें, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जो ग्रोथ है वो 1.1% है। जो पिछले साल का ये सेकंड क्वार्टर था उसमें तकरीबन ये 5.8% ग्रोथ थी। बजाय कि हम सस्टेन कर सके जो मोमेंटम है पहले ग्रोथ का, ये फर्दर उसमें डीप एक इसमें किस्म का इनमें कट लगा है ग्रोथ के अंदर 1.1%। ये आपको पता है कि एग्रीकल्चर इज द सिंगल लार्जेस्ट सेक्टर जहाँ से जो नौकरियाँ जो है वो लोगों को मिलती है। ज़्यादातर इसमें जो ओन पेड वर्कर्स होते हैं या फैमिली मेंबर्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, बट स्टिल दिस इज कंसिडर्ड एज द मेजर सेक्टर जो कि आपको जॉब्स प्रोवाइड करता है। वहाँ पे 1.1% की ग्रोथ है। फिर जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुई है, ग्रोथ कोई नहीं हुई। आफ्टर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर जो कि वहाँ से आपको टैक्स कलेक्शन भी आती है। 0.2% की कॉन्ट्रैक्शन हुई है उसके अंदर। खिदमात के शोबे में 2.6% की ग्रोथ है। तो ऑन एन एवरेज जो तमाम सेक्टर्स की अगर आप कंबाइंड ग्रोथ देखें 1.7% बनती है। इसमें जो इनको दूसरा पुल मिला वो लाइव स्टॉक से मिला। अब लाइव स्टॉक सर्विसेज और कुछ इसके अंदर जो इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसी स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं जो सर्वे बेस्ड जिसके अंदर ग्रोथ होती है। तो उसमें अगर देखा जाए तो जहाँ पे सर्वेज हैं, जहाँ पे इनके पास फर्म अप नंबर नहीं है वहाँ पे ग्रोथ आ रही है। और जहाँ पे इनके नंबर्स पीरियोडिकली रिपोर्ट होते हैं और जहाँ वहाँ पे एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन है जो पीरियोडिकली रिपोर्ट होती है वहाँ पे ये ग्रोथ नहीं दिखा सके। और इसमें जो अगर आप एग्रीकल्चर की आपने बात की है और फसलों की अगर आप बात करें तो उसमें भी जो की हमारी फसलें हैं उसमें 7.7% डिक्लाइन है। इसी तरह से शुगर, कॉटन, ये तमाम वो शोबे हैं। अगर इसमें प्रोडक्शन कम होती है, लोकली हम ज़रूरियात पूरी नहीं करते, तो नुकसान ये होगा कि आपको फिर ये इंपोर्ट करना पड़ता है और जो कीमती ज़र मुबादला है फिर उसमें खर्च हो जाता है। तो इसकी क्या वजूहात हैं कि ज़राई शोबे में इतनी तरह इंडस्ट्री का तो समझ आती है, सम टाइम आपको पता है कि जो मईशत को आपने एक स्लो रखना है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा थे। एग्रीकल्चर एक लिहाज से इनफॉर्मल सेक्टर भी है क्योंकि बहुत हद तक आपका दारोमदार कुदरत पर भी होता है। तो क्या वजह है कि ज़राअत के शोबे में इतना ज़्यादा डिप है? कामरान, 2 फैक्टर्स हैं ज़राअत के शोबे में डिप के। एक तो ये कि जो पॉलिसीज शिफ्ट आया है, गंदम की और शुगर केन की हुकूमत ने जो इमदादी कीमत थी वो अनाउंस नहीं की, गंदम की ख़रीदारी नहीं की। एक तो फैक्टर ये हुआ। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर वो वेदर का एक फैक्टर आ रहा है जो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। अगर आप देखें ओवरऑल जो कॉटन की जो प्रोडक्शन है उसमें 31% कमी हुई है। 70 लाख गांठें जो है वो पैदा हुई हैं। हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 1.20 करोड़ गांठों तक की है और पिछले साल के मुकाबले में ये 31 लाख गांठें कम थी। इसी तरीके से अगर चावल देखें, चावल की जो पैदावार में 1.5% कमी है, गन्ने की पैदावार में 2.5% कमी है,
इसी जो मेज़ है उसकी पैदावार में 15.5% कमी है। तो तमाम जो मेजर क्रॉप्स हैं वो अफेक्ट हुई हैं। बट इंटरेस्टिंगली जो स्मॉल क्रॉप्स होती हैं, जो अदर क्रॉप्स है, उसके अंदर इन्होंने नॉमिनल सी ग्रोथ दिखाई हुई है। जो कॉटन जिनिंग है उसमें 20% की कमी हुई है। लाइफ स्टॉक 6.5% ग्रोथ, फॉरेस्ट्री के अंदर भी स्लाइटली कॉन्ट्रैक्शन दिखाई है, और फिशिंग में 0.8% की ग्रोथ दिखाई है। तो वेदर अपनी जगह पे, जो पानी की एक अवेलेबिलिटी होती है वो अपनी जगह पे, और फिर जो पॉलिसी शिफ्ट आया उसकी वजह से यहाँ पे इफेक्ट आया है। कहने को तो हुकूमत हमेशा कहती है कि हम एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं, बल्कि फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब का उनकी ये स्टेटमेंट थी कि बावजूद IMF के प्रोग्राम के 2 शोबे जो हैं उनकी बेस के ऊपर हम 3.6% की ग्रोथ लेंगे। एक उन्होंने IT का शोबा, वो कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, और दूसरा ये IT के अंदर भी आपको पता है ओवरऑल जो रिस्ट्रिक्शंस हैं पाकिस्तान के अंदर, इंटरनेट की स्पीड को स्लो डाउन किया जाता है, उसने अपना इम्पैक्ट डाला है। और दूसरी साइड पर ये आपका एग्रीकल्चर, इसमें वेदर प्लस पॉलिसीज दोनों का एक इम्पैक्ट आ रहा है। अब इसमें जो 3.6% का जो नंबर है, अब ये जाहिर है कि 6 माह का नंबर तो हमारे पास आ गया, एवरेज 1.5% ग्रोथ है। तो इसका मतलब है कि ये अब अचीव करना 3.6% का, ये नेक्स्ट टू आप कह लें कि अब ये मुमकिन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अगले 6 महीनों में तो ऐसी कोई ड्रामेटिक शिफ्ट तो नहीं आने वाली। और उसमें वेदर पैटर्न जो अगले माह का भी है, चंद माह का, वो भी ऐसा ही है। अप्रैल मई जून की जो फोरकास्ट है हमारा जो महकमा मौसमियात है उन्होंने दी हुई है खुश्क साली की। इसी तरीके से जो हमारे डैम्स हैं उनके अंदर जो पानी है वो ऑलमोस्ट डेड लेवल पे पहुंच चुका है, बारिशें कम हुई है, स्नोफॉल कम हुई है, उसकी वजह से ओवरऑल जो कंडीशन है वो ठीक नहीं। तो एग्रीकल्चर को तो कोई बूस्ट नहीं लग रहा। इवन के जो पानी की इस दफ़ा जो इन्होंने अप्रैल में जो नहरी निज़ाम के तहत जो पानी तकसीम किया जाता है उसकी जो इरसा ने, जो इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, उसने कोई मेरे ख्याल 43% उन्होंने कमी उसमें जो शॉर्टफॉल है वो डिक्लेयर कर दिया है। तो चीज़ें टाइट हैं। इंडस्ट्री एक ऐसा सेक्टर था जहाँ पे लोग, हुकूमत का ये ख्याल था कि अगर इसमें इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए हैं, 22% से कम होकर 12% पर आ गए तो कुछ ग्रोथ आ सकती है। लेकिन वहाँ पे भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब स्टेट बैंक जो है इसको सिंगल डिजिट में इंटरेस्ट रेट को लेके आएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट, हेडलाइन जो इन्फ्लेशन रेट है वो 1.5% था फरवरी में। मार्च का भी जो फोरकास्ट आया है वो कोई 1% और या इसके आसपास का ही इन्फ्लेशन रेट का है। IMF का इसके हवाले से रिसेंटली जो हमारा इंटरेक्शन हुआ है, IMF का ये ख्याल है कि जो ग्रोथ रेट ओवरऑल है वो जो पिछले साल का एक रेट था अराउंड 2.5%, इसके आसपास ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। जो कंडीशन है वो काफ़ी टाइट है इसके अंदर भी अगेन अगर आप देखें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में -2.9% इसमें ग्रोथ है, मतलब कंट्रैक्शन हुई है। लेकिन जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जो सर्वे बेस्ड है, वहाँ पे ये 9.3% ग्रोथ दिखा रहे हैं। स्लॉटरिंग में 7.3% ग्रोथ दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी, गैस और जो वाटर सप्लाई उसमें 7.7% ग्रोथ दिखा रहे हैं। ये मैंने पूछा इनसे, नेशनल अकाउंट्स कमेटी के मेंबरान से, कि यहाँ पे 7.7% ग्रोथ कैसे आ रही है। जो नेशनल ग्रिड है उससे जो कंजम्पशन है वो कम हुई है, बाकी भी हर जगह पे प्रॉब्लम आ रहा है। तो उनका ये जो नंबर है, इसमें सब्सिडीज जो गवर्नमेंट इसमें एलोकेट करती है बजट में, सब्सिडीज का इसके अंदर कंट्रीब्यूशन होता है। तो सब्सिडीज की वजह से, जो सब्सिडीज इसके अंदर रखी गई है बजट में, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी के शोबे में ये कह रहे हैं कि ग्रोथ आ रही है। लेकिन जो ये हमारे जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है इसमें -7.2% ग्रोथ है। ये एक बड़ा एक मैटर ऑफ कंसर्न हुकूमत के लिए बनता जा रहा है, क्योंकि हुकूमत ने बजाय इसके कि ये कुछ ऐसी चीज़ों की बात करते जहाँ पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर को ये प्रमोट करते। अभी जो IMF से टॉक्स हुई थी, हमने पहले भी बात की, उसमें इनका फोकस इस चीज़ के ऊपर था किसी तरीके से जो प्लॉट्स की जो खरीदो फरोख्त है उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं वो कम हो जाएं, बजाय कि ये कंस्ट्रक्शन को बूस्ट करते। जो उसका रॉ मटेरियल्स हैं, जो इनपुट्स हैं कंस्ट्रक्शन के, सीमेंट है जिसकी प्राइस के ऊपर कोई चेक नहीं, खासतौर पर कामन सीमेंट का जो सूरत हाल जो है ना, सीमेंट की पैदावारी लागत में काफ़ी कमी हुई है, लेकिन वो जो उसमें रिडक्शन है प्राइसेस में वो कंज्यूमर्स को पास ऑन नहीं हो रही। आपने टैक्सेस इंक्रीज कर दिए, टैक्सेस भी इंक्रीज करने के बाद भी जो इनकी इनपुट्स में, इनकी कॉस्ट में कमी आई है। इनके प्रॉफिट्स मार्जिन इतने ज़्यादा है कि वहाँ पे हुकूमत का कोई चेक नहीं है। अगर हुकूमत चाहे तो सरिया है, सीमेंट है, ईंटें हैं, बाकी जो रॉ मटेरियल्स के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी कम से कम तो प्राइसेस जो बड़े प्लेयर हैं इस शोबे के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर, मैं कल भी किसी से बात हो रही थी, ये हम जिक्र भी करते रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो सरमाया है पाकिस्तान का वो शिफ्ट हो रहा है गल्फ कंट्रीज़ में, खास करके UAE में। वो बहुत अट्रैक्टिव मार्केट है जो रियल एस्टेट का शोबा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितनी गैर यकीनी की सी सूरत हाल है और
जो इस तरीके से प्रॉपर्टी में जो पहले बूम था अब नहीं है, तो बहुत से लोग यहाँ से पैसा अपना उठा के वहां पर भी लेके जा रहे हैं। एक तो रेट ऑफ रिटर्न बहुत बेहतर है, दूसरा आपकी इन्वेस्टमेंट बड़ी सिक्योर है। कामरान, जो एक मेजर फर्क है ना पाकिस्तान में बाकी ममालिक में, खासतौर पर जो अपने गल्फ की बात की है, ये फैक्टर स्टेबिलिटी कहा जाता है, इस्तेकाम। चाहे माशी पॉलिसियाँ हैं, चाहे सिक्योरिटी है, चाहे पॉलिटिक्स है, वहाँ पे एक स्टेबिलिटी है। और ये सरमायाकार को जो सबसे पहली चीज़ चाहिए होती है ना बिफोर द प्रॉफिट्स, वो स्टेबिलिटी होती है। स्टेबिलिटी होगी तो वो अपने जो मुनाफा वो कमा सकेंगे, अपना कारोबार कर सकेंगे। वो बड़े एक्सेप्शन केसेस होते हैं, जैसे कि रेकोडेक है या कोई और, वो एक एक्सेप्शन होती है। कुछ इतने स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, इतने लिक्विडेटिव होते हैं उनकी, वैसे बहुत सारे मुल्कों के लिए फ्रंट पे बेशक वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हो, बहुत सारे ममालिक के लिए इस तरह की जो मादनियात होती है उनकी एक वैल्यू होती है हर लिहाज से, स्ट्रेटेजिक लिहाज से भी, इकोनॉमिक लिहाज से भी। तो वहाँ पे तो हो सकता है। अदरवाइज जो इस सूरत हाल चल रही है ना, लोगों में कोई ख़ास जो उनके अंदर इस किस्म की एक्सपेक्टेशन नहीं है कि हालात जो है बेहतर, मुझे नंबर्स ये चीज़ नहीं बता रहे। इस पे अगर आप सिर्फ सर्विसेज के शोबे में देखें ना, जो जहाँ पे आपको ग्रोथ है, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल 1.7% का ग्रोथ है, उसमें इवन कि जो होलसेल और रिटेल सेक्टर, इसके अंदर नेगेटिव 1.1% ग्रोथ है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि इंपोर्ट्स को हुकूमत ने उसको रिस्ट्रिक्ट किया, बाकी भी कुछ इसके अंदर सेक्टर के अंदर जो इशूज थे जिसकी वजह से नेगेटिव में चला गया। ट्रांसपोर्ट के शोबे में सिर्फ 1% ग्रोथ है। जहाँ पे ग्रोथ है ये सर्विसेज के अंदर भी, जहाँ पे इन्फ्लेशन का फायदा हुआ है, उसमें आपका जो फूड सर्विसेज है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन है, मोबाइल फोन्स हैं, यहाँ पे इन्फ्लेशन का फैक्टर आ गया। फिर पब्लिक फाइनेंसेस हैं, रियल एस्टेट के अंदर 4.1% की ग्रोथ है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ग्रोथ है, एजुकेशन है। तो ये वो एरियाज है जहाँ पे ग्रोथ इन हुकूमत को मिली है। अब बात आ जाती है कि ये इसका मतलब क्या आवाम के लिए। जो पाकिस्तान की ओवरऑल जो इस वक्त सूरत हाल है, जिसमें आपकी महंगाई तो चले कम हो रही है, बेरोजगारी और गुर्बत, उसके ऊपर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है। 1.7% ग्रोथ का मतलब है कि ये कोई ग्रोथ नहीं है। पॉपुलेशन ग्रोथ हमारा 2.6% है। लाखों जो लोग हैं वो हर साल मार्केट में आ रहे हैं। तो कोई इस वक्त लग नहीं रहा कि हुकूमत किसी किस्म की कोई रिलीफ दे सकती है। और कभी होता था कि जी पॉलिसीज़ में शिफ्ट करके हुकूमत कोशिश करती थी कि ग्रोथ को प्रमोट करवाया जाए, उसको स्टिमुलस दिया जा सके। वो हो नहीं सकता जब तक IMF का प्रोग्राम है। और ये जो कल के प्रोग्राम में भी हमने बात की, जो IMF की जो स्टेटमेंट आई थी उसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर थी कि जो फिस्कल कंसोलिडेशन का जो पाथ है वो जारी रहेगा। लेकिन अब एक जो चीज़ और है कि चूंकि अब ज़रूरी शोबे में अगर पैदावार नाज़रीन कम होती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी जो खाने पीने की अशिया उनकी कीमतों के ऊपर भी आएगा। शुगर ख़ास तौर पर अगर आप देखें, शुगर की प्रोडक्शन में भी 12% से ज़्यादा की कमी हुई है सेकेंड क्वार्टर में। आपको पता है कि हमने पिछले प्रोग्राम में इस चीज़ का जिक्र किया था कि जो इसहाक डार साहब की कमेटी थी, उन्होंने एक फैसला किया था कि शुगर की जो कीमतें हैं उन्होंने 164 रुपए पे मुकर्रर कर दी थी। हमारा एक तो खैर इन प्रिंसिपल चीज़ के ऊपर डिसएग्रीमेंट था कि आप कीमत इस तरह मार्केट में मुकर्रर करके उस पर इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते। 164 रुपए इन्होंने मुकर्रर तो कर दी, जो कि इनकी अपनी ही बेस प्राइस जो एक्सपोर्ट करते वक्त उन्होंने इजाज़त दी थी 145 रुपए से, उससे काफ़ी ज़्यादा थी। इसी हफ्ते डार साहब ने उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस का जायज़ा लिया उन्होंने जी कि जो फैसला होता है उसके ऊपर क्या इम्प्लीमेंटेशन हुई। तो उन्होंने तो काफ़ी हद तक इस पर अपने जो इत्मीनान का इजहार किया। लेकिन जो हमारा अदारा शुमारियात है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उनके मैंने जब नंबर्स कल देखे, जुमे को उन्होंने अपना बुलेटिन जारी किया, तो अभी भी पूरे पाकिस्तान में जो एवरेज प्राइस है शुगर की वो 169 रुपए है और जो मैक्सिमम नेशनल एवरेज प्राइस है वो 180 रुपए है। हम 7.5 लाख टन से ज़्यादा शुगर एक्सपोर्ट कर चुके हैं। इस वक्त जो पैदावार है वो पिछले साल से कम हुई है। तो अभी तो आपको शॉर्टफॉल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये चैलेंजिंग सूरत हाल तब बनेगी जब जैसे जैसे जो क्रशिंग सीजन अगले साल का वो करीब आएगा। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे एक और तनाज़े की, जो कि हुकूमत सिंध और वफाकी हुकूमत के दरमियान। स्टे विद अस।